आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद, ऑपोजिशन डट गई, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? काबीना में रद्दोबदल, शेख रशीद के नाम अहम वजारत, हुकूमती हिकमत अमली आखिर है क्या? और फिर क्या इल्जामात पर माफी काबिल कबूल हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज के हवाले से काम करने वाले तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने इंकशाफ किया है कि एक मुर्दा प्रोफेसर, कई गैर फाल तंजीमें और 750 जाली मकामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को 15 साल से जारी वसी आलमी डिसइंफॉर्मेशन मंसूबे और इंडियन मफादात को फायदा पहुंचाने के लिए दोबारा फाल बनाया गया है। आपके सामने डिसइंफो लैब की तहकीकात के चंद नकात रखते हैं जो भारतीय प्रोपेगेंडे को समझने में मदद देंगे। तहकीकात के मुताबिक जाली ग्रुप गुज़श्ता 15 सालों से काम कर रहा है। इस ग्रुप के तहत 10 से जायद ऐसी मशकूक NGOs ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ काम कर रही थी जिनमें से अक्सर गैर फाल थी। इंसानी हुकूक के कारकुन प्रोफेसर लुइस के नाम का जाली इस्तेमाल जारी था जो 2006 में इंतकाल कर चुके थे। कई अफराद की शनाख्त चुराई गई जिनमें यूरोपियन पार्लियामेंट के साबिक सदर जेम्स पॉर्नेल और बरतानवी हुकूमत के साबिक वजीर की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। 750 जाली मीडिया हाउसेस के जरिए 116 ममालिक को झूठी खबरें पहुंचाई। अब सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े नेटवर्क का मकसद क्या है? ये भारतीय नेटवर्क किस किस के मफादात के लिए काम कर रहा था? इस नेटवर्क के जरिए किसको फायदा पहुंचाया जा रहा था? तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि श्रीवास्तव ग्रुप के प्रोपेगेंडे का मकसद भारत और दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को परवान चढ़ाना था। नेटवर्क के तहत भारत का इमेज दुनिया भर में बेहतर बनाना जबकि पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाना था। दुनिया को पाकिस्तान में अक़लियतों, इंसानी हुकूक और सूबों के हवाले से गलत मालूमात फराहम करना है, जबकि अपने मकासद के हुसूल के लिए भारतीय इदारे ने यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है। दुनिया के 116 ममालिक की आवाम को कंट्रोल करने के लिए और पाकिस्तान मुखालिफ रायामा हमवार करने के लिए यकीनन एक बड़ी मनसूबाबंदी की जरूरत होगी। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि श्रीवास्तव ग्रुप ने अपने अहदाफ कैसे हासिल किए हैं? भारतीय इदारे ने इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है? इसी हवाले से यूरोपीय इदारे की तहकीक में बताया गया है कि भारतीय इदारे ने इसके लिए उन्होंने अक़लियतों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और थिंक टैंक्स का इस्तेमाल किया है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के मेंबरान पार्लियामान के साथ रवाबित उस्तवार किए हैं ताकि रियासती हिमायत हासिल की जा सके और इस हिमायत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जाए। यही नहीं है बल्कि जिनेवा और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के साथ ताल्लुकात में इजाफा किया है। इसके लिए जिनेवा में काउंसिल इजलास के दौरान साइड लाइन्स पर जाली मुजाहिरे कराए गए। मुख्तलिफ NGOs के जरिए जिनेवा में इंसानी हुकूक पर जाली सेमिनार्स कराए गए। अब इन मुजाहिरों, जाली सेमिनार्स की झूठी तस्वीर और वीडियोस बनाई जाती हैं, उन्हें जिनेवा और ब्रसेल्स के मकामी मीडिया हाउसेस पर नशर कराया जाता है, जिसके बाद ANI के जरिए दुनिया के सामने इस झूठ को मजीद पुख्ता किया जाता है। यूरोपीय यूनियन के तहकीकाती इदारे ने बड़े ग्रुप को बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी के साथ इस ग्रुप के बानियों और सरकर्दा अफराद के करीबी ताल्लुकात पर सबूत भी फराहम कर दिए हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में इंफॉर्मेशन की लड़ाई जारी है, जदीद टूल्स के इस्तेमाल के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इन हालात में पाकिस्तान कहां खड़ा है? 5th जनरेशन वॉरफेयर से बरसरे पैकार पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडे का मुकाबला कैसे कर सकती है? भारतीय इदारे ने न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी शहरियों के जहन तब्दील किए हैं। पाकिस्तानी क़यादत इसका मौसर तोड़ कैसे कर सकती है? क्या भारत के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट का सहारा लेकर आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा जा सकता है? पाकिस्तानी क़यादत आलमी बरादरी भारतीय चेहरा कैसे बेनकाब कर सकती है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इंडियन क्रॉनिकल्स ने भारतीय झूठ को बेनकाब कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फॉल्स न्यूज़ ये एक प्रोपेगेंडा टूल है जिसका बड़ा मौसर इस्तेमाल ये मानना पड़ेगा कि भारत की जानिब से किया जा रहा है 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर। देखिए जी, हम कितनी देर से बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा है। इनमें से बहुत सी बातें हमें मालूम, मैंने तो आज प्रेसर में बता भी दिया कि 2019 वाला जो वाक़या था हमने इन्वेस्टिगेट किया और वो रॉस में शामिल था और बहुत सी हमें मालूम थी इनकी कड़ियाँ जिनको न्यूट्रलाइज भी किया गया है, लेकिन ये चीज़ें पसे पर्दा होती हैं। इस तरह की रेवलेशन जिस तरह हमने डोसियर किया, ये तो कई सालों में एक दफ़ा बल्कि कभी भी नहीं करती रियासतें। अब उसमें सोर्सेज होती हैं, उसमें डर होता है कि फिर हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे सिस्टम को। सो ऑब्वियसली रियासत को मालूम था, लेकिन जिस तरह इन्होंने कड़ियाँ जोड़ी हैं 116 मुल्क वगैरह, वो एक डेडिकेटेड एफर्ट करके उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। इसमें हमारी बहुत सी नई चीज़ें भी हैं, लेकिन क्योंकि अब ये सामने आ गया है
तो अब दुनिया को इस पे एक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्रिमिनलिटी है, लोगों को जेल में डाला जाए, उनको जो भी उनकी पेनल्टीज़ हैं वो हो। आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए तो 20-20 साल लोग जेल जाते हैं वस्ती दुनिया में। तो इसमें तो अब स्मोकिंग गन एविडेंस है, किस तरह हो सकता है अगर थोड़ा सा भी इंसाफ हो कि दुनिया इसको फॉलो अप ना करे। डॉक्टर साहब देखिए, इससे पहले भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपकी तरफ से भी शेयर की गई। बड़ा अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान ने डोजियर्स भी पेश किए हैं, यूएन को भी एक डोजियर दिया गया है। अभी तक उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उसके को पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिले अभी तक? नहीं जी, अभी तक तो नहीं मिले। अभी तो हम उस पर काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है तो लॉन्ग टर्म है, इस तरह तो नहीं होता कि आपने दे दिया। अभी तो हमें जवाबात भी नहीं आए ममालिक से, और उसके अलावा बहुत सी और ऑप्शंस हैं उसमें, डिप्लोमेटिक और लीगल। ये तो भी बहुत वक्त लगेगा जी। देखिए, ये तो भी शुरुआत है। हिंदुस्तान पिछले 15 साल से ये कर रहा है डिसइंफॉर्मेशन, कितने सालों से ये चीज़ चल रही है, आज मंजर आम पे आई है। तो डोसियर के हवाले से भी ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ? ईयू डिसइंफो लैब की रिसर्च सामने आ जाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अक़वाम आलम भारत के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? देखिए जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम फेक ऑर्गेनाइजेशंस को डीलिस्ट करे। उसके बाद यूएन ये इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या एक मेंबर मुल्क ने इस तरह धोखा दे के ये जो काम किया है। अगर ये पूरी तरह वो जब मुतमईन हो जाएं, जो कि वो हो गए होंगे देख के, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हम तो ये भी कहेंगे कि ऐसे मुल्क का क्या काम है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में, तो उस पर भी बात हम करेंगे। ईयू पार्लियामेंटेरियंस और जो ईयू में हुआ उनके जो कवानीन टूटे, आइडेंटिटी थेफ्ट है, लोगों के गलत नाम इस्तेमाल हुए, उनकी तस्वीर इस्तेमाल हुई, ये सारा क्रिमिनल के एक्ट के ज़ुमरे में आता है। डॉक्टर साहब, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉर एक मुसल्लमा हकीकत है, हम इससे तो अग्री करते हैं ना। अब झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, इस कुलिये पर भारत पूरी तरह से कार्बन दिखाई दे रहा है और यूरोपीय यूनियन में भी पजीराई मिल रही है। अगर हम देखें पिछले 15 साल से जो कुछ हो रहा था, उनके मेंबरान को भी किस तरह भारत ले जाया जाता है और उन्हें कन्विंस किया जाता है, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। तो इस फिफ्थ जनरेशन वॉर के अंदर, इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर हम कितने तैयार हैं और इस हथियार को हम कितने मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ज़रा पहले फ़र्क कर लें जो मैंने आपको पहले बताया। हम कभी भी कानून के ज़ाविये से, अखलाक के ज़ाविये से बाहर नहीं जाएंगे। तो हम वो काम तो नहीं कर रहे जो वो कर रहे हैं, ना ही करेंगे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है हकीकत पे मबनी इंफॉर्मेशन सामने लाने का, दुनिया को बात बावर कराने का, हमारा स्टार्ट इसमें लेट हुआ था। इसमें मानने वाली बात है, हम दुनिया के काफ़ी ममालिक से पीछे थे, लेकिन अब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि हम भी अपना परसेप्शन, अपनी रियलिटी दुनिया के सामने हकीकतन सच्चाई पर मबनी जो है वो बयान करें, उस तरह करें जिस तरह दुनिया सुनती है, एक एफर्ट के साथ। तो उस पर अब काम बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और आपने देखा होगा कि 5 अगस्त के बाद से भारत की बहुत तजलील हुई है दुनिया में, मार्कर्स चेंज हो गए हैं, वस्ती दुनिया के अखबारात जिस तरह लिख रहे हैं, टीवी जिस तरह लिख रहा है, बिल्कुल फ़र्क एक डोमेन में आ गई है। डॉक्टर साहब, ANI, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी मोतबर न्यूज़ एजेंसी है भारत की, और वो जब कुछ पब्लिश करती है या उनकी तरफ से कोई ट्वीट की जाती है तो उसको शेयर किया जाता है, फैलाया जाता है, सीना बसीना वो न्यूज़ इतनी फैलाई जाती है कि अल्टीमेटली वो सच लगने लगती है। तो हमारे यहाँ फैक्ट चेकिंग का कोई ऐसा मौसर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है सर? रॉयटर्स से ज़्यादा अथॉरिटेटिव और इस्टेब्लिश्ड कोई एजेंसी है, वो उनके चक्कर में आए हुए हैं, कितने सालों से उनको धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को आज एम्बैरस फील कर रहे होंगे। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने ये चीज़ की है किसी मंतक के तहत, कोई तरीका ढूंढ के वगैरह। तो फैक्ट चेकिंग मतलब रियासतें इस तरह तो नहीं कि हर न्यूज़ को बैठ के वो करती हैं, जहाँ फेक न्यूज़ नज़र आती है वो करते। बट जब रॉयटर्स खुद नहीं उनको समझ आई कि क्या हुआ है, तो बाकी क्या बात करें। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो मामला बड़े डिस्टेबलाइज हुए हैं इस वक्त, और PDM की एक मूवमेंट चल रही है जो एक सियासी तहरीक है, और कुछ वज़रा की जानिब से कहा गया कि गैर मुल्की हाथ भी हो सकते हैं जो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो क्या इस पर भी नज़र रखे हुए हैं आप, और क्या आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन, इतलात, मालूमात आप तक पहुँच रही हैं? देखिए जी, पॉलिटिकल ब्रीफ मेरे पास नहीं है, सो आई एम नॉट गोना गेट इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन जहाँ जहाँ कोई भी ऐसी चीज़ रियासत को नज़र आएगी जहाँ पे हाइब्रिड वॉरफेयर का इतलाक़ हो रहा है, ज़ाहिरी बात है वी विल रिस्पॉन्ड, वी विल न्यूट्रलाइज, और जो जो हम कर सकते हैं वो करेंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद हो चुका, हुकूमत मुखालिफ तहरीक क्या रुख इख्तियार करेगी। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाहौर जलसे से कबल ऑपोजिशन जमातें इंतहाई जारहाना अंदाज में हुकूमत मुखालिफ बयानियां लेकर चल रही हैं। आज लाहौर में मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता ऑफर की सख्ती से तरदीद की गई है। इंसान 3 साल खुदाई लहजे में बार 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 ये कहता रहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती अहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें, ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, आप इस्तीफे ना दें। अच्छा, वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था। ये कहना कि हमारे साथ कोई राब्ते में है, हमारे बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। ये अपने लिए एक रास्ता मांग रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें लाहौर जलसे के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं, जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने के लिए पुरुमीद हैं। इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम के जलसे की तैयारियां जारी हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने आज मीनार पाकिस्तान का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। नून लीग की जानिब से लोगों में मास्क भी बांटे गए, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीनार पाकिस्तान पर नमाज की इमामत भी की। इसी तरह हुकूमत की जानिब से भी जलसे को हर सूरत नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जबकि छापे भी मारे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जलसे से पहले लाहौर की लीगी क़यादत को नजरबंद कर दिया जाएगा। लीगी रहनुमाओं परवेज मलिक, मियां नसीर, हिना परवेज भट्ट, अताउल्ला तारड़ समेत दीगर अराकीन असम्बली की नजरबंदी के लिए मरासला तैयार कर लिया गया है। अगर गिरफ्तारियों का जायजा लिया जाए तो डीजे भट्ट के बाद मरियम नवाज को लक्ष्मी चौक में कड़ाई खिलाने पर भट्ट कड़ाई के मालिकान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक जानिब हुकूमत लाहौर जलसे को रोकने के लिए तैयारियों में मसरूफ है, वहीं ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च 25 जनवरी को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। मौलाना फजलुर रहमान सखर, बिलावल कराची और मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी। इसी तरह अब्दुल मालिक, अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई की क़यादत में काफिले कोयटा से चलेंगे। लॉन्ग मार्च से कबल 14 डिवीजन्स में रैलियां निकाली जाएंगी। इस दौरान मुल्क भर में सड़कें और ट्रैफिक जैम होगी। अब ऑपोजिशन के पत्ते सामने आ गए हैं तो हुकूमत भला क्यों पीछे रहती। हुकूमत ने भी ऑपोजिशन की तहरीक को टफ टाइम देने के लिए वजीर आजम के चहेते वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को वजारत दाखिला का कलमदार, जिन्होंने ओहदा संभालते ही ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। वजारत दाखिला एक ऐसे वक्त में इमरान खान ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि अल्लाह की मदद की भी ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे और इस मुल्क में जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं उनके गिर्द घेरा तंग करेंगे, आइन और कानून की बात करेंगे और सारे सूबों में अमन अमान की सूरत हाल को देखेंगे। अपोजिशन जो जलसा करने जा रही है बड़े शौक से करे। संडे अगर उनको समझ आए कि ये कोरोना से कोई नुकसान नहीं, नेक्टा ने भी थ्रेट दी हुई है, मजा आता है टफ कंपटीशन में। शेख रशीद अहमद को पीटीआई हुकूमत में अहम तरीन ओहदा दे दिया गया है। शेख रशीद और तहरीक इंसाफ की रकाबत और रफाकत कैसी रही है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। शेख रशीद अहमद इस वक्त वजीर आजम इमरान खान के इंतहाई काबिल एतमाद दोस्तों में शुमार होते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि वजीर दाखिला ऑपोजिशन से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। क्या शेख रशीद कौमी डायलॉग के लिए कोई राह हमवार कर सकते हैं? क्या नए वजीर दाखिला ऑपोजिशन के साथ सख्त रवैया अपनाएंगे? इस तमाम तर सूरत हाल में ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका क्विक कमेंट चाहिए कि ऑपोजिशन के इस एहतजाज से निपटने के लिए, पीडीएम की मूवमेंट से निपटने के लिए हुकूमत ने काबीना के अंदर सबसे सीनियर वजीर शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया है। अब ये बताइए कि इस मूव के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन में खलीज बढ़ेगा या मजीद करीब आने में मददगार साबित होगी मूव? मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब बड़े जहांदीदा आदमी हैं। गरम सरद उन्होंने दुनिया की बात देखी हुई है और वो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में शायद नहीं जाएंगे कि जिसमें तनाव बढ़ेगा। लेकिन इस गवर्नमेंट का क्योंकि सारा मिजाज लड़ाई और तनाव बढ़ाना पे है, लिहाजा ये अपनी आदत से मजबूर होंगे। हमें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन वजीर है और कौन नहीं है, क्योंकि हम तो मार्शल लॉ के भी मुकाबले करते रहे और इदारे तो वही हैं।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो वही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आके कोई लाहौर में तो आके चीजें मूव नहीं करानी, लेकिन ये किसी के लिए प्रॉब्लम हो या ना हो, मैं नहीं समझता कि हमारे जलसे के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। जलसा हम करेंगे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट के तमाम हथकंडों के बावजूद करें। अरे साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं और सियासत में कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। क्या ऑपोजिशन मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद करके कश्तियां जला के लॉन्ग मार्च की जानिब जा रही है? देखिए, 2.5 साल तक हम गालियां खाते रहे, हम तरले करते रहे, तरले ही होते हैं ना ये। एक हद तक हम चले गए कि जनाब हम रोज वजीर आजम साहब हमें डाकू चोर फलां पता नहीं क्या क्या वो कहते रहे, उनके वज़रा कहते रहे और हम सुनते रहे। अब हमने जब 2.5 साल बाद ये देख लिया कि ना ये हुकूमत हिलने को तैयार है, ना ये पाकिस्तान के लोगों को जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे उस तरफ चलने को तैयार है, ना ये हमारी मदद लेने को तैयार है, जो हम ऑफर कर रहे थे जिसके जवाब में हम मुसलसल गालियां दे रहे थे ये, उसके बाद सबने मिलके फैसला किया कि अब इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। यही इस मुल्क को लेके चलने का, आगे लेके चलने का रास्ता है। और दूसरा ये कि अपने इदारों को भी ये कहा जाए कि जी बहुत हो गया, आपने माजी से सारों ने जो किया उसको छोड़िए, अब आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि इदारा जाती मदाखलत सियासत के अंदर बंद हो, वोट फेयर एंड फ्री हो, आइन के तहत इस मुल्क को चलाया जाए और इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं, इससे छुटकारा जरूरी है। ये बात तो हमने मजबूर होके, सारे रास्ते बंद हो गए 2.5 साल तक गालियां खा के, उसके बाद अब पीडीएम बन गई, फाइनल फैसला हो गया, लिहाजा अब आप उस बात से वापस नहीं जा सकते। तो साहब, अभी हुकूमत कह रही है कि नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ा जाए, मुज़ाकरात की बात हो रही है और ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे। ऑपोजिशन की इस एतमाद के पीछे क्या है कारी साहब? देखिए, बात यह है कि बहुत सारी बातें, एक तो यह है कि हमारे कारकुन इस वक्त चार्ज हैं। हुकूमत अगर हमें डायलॉग में एंगेज करके और टाइम गेन करना चाहती है या चीजों को डिफ्लेक्ट करना चाहती है तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, ये बात भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को मैंने बड़ी तफसील से आपसे गुजारिश की है कि हम तो 2.5 साल से कोशिश करते रहे, जब सारे रास्ते बंद करके हमने 11 जमातें इकट्ठी होकर हमने एक फैसला कर लिया, एक चार्टर बना लिया और फिर उसके बाद भी गवर्नमेंट के रवैये में फर्क नहीं आया। अब जब सारा कुछ कश्तियां जला दी गई, अब आप कह रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करें, तो आप आज भी हमसे मजाक ही कर रहे हैं ना। तो ये मजाक वाला जो माहौल है, इससे सियासत और हुकूमत नहीं हो सकती। दादा इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात? कारी साहब, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आईनी और जमहूरी तहरीक की बात करते रही है। मौलाना फजलुर रहमान के मार्च के हवाले से भी बात हुई, आपने कहा जी धरना जो है उसमें हम शामिल नहीं होंगे, हाँ मार्च की हद तक जो है आपकी शमूलियत जरूर रहेगी। आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक शुरू की गई है। अब जिस वक्त आप लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, वफाकी दारुल हुकूमत पर पड़ाव डालते हैं, तो यकीनन मामला फिर सियासी कुव्वतों की हद से तो बाहर निकलेगा और फिर वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों तक बात जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि बिलाखिर मामला सिक्योरिटी इदारों के साथ हल होंगे और उनके साथ मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे। फिर गुजारिश ये है कि हम मार्च कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हमारे हमसे या हमारे होते हुए किसी गैर आईनी, किसी गैर सियासी, किसी गैर मंतकी का बात का, किसी नतीजे का, किसी स्टेप का ये सब कोई मत कीजिए। हम बिल्कुल रैशनल बातें कर रहे हैं, अकली दलील से कर रहे हैं। हम एक सियासी जमात हैं, हमें भरपूर इस बात का अंदाजा है कि जमहूरी अमल को डीरेल करने के बाद क्या क्या नुकसान होते हैं और उसकी क्या कीमतें अदा करनी पड़ती हैं, हमने वो भी अदा की हुई है। लिहाजा पीपल्स पार्टी अपने किसी भी उसूल से हटेगी नहीं, लेकिन उसके अंदर रहते हुए हम इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे, ये भी हमारा फैसला है। मार्च करना, जलसे करना, तहरीक चलाना और हुकूमत और इवन इस्तीफे देना, ये दबाव बढ़ाने के तरीके हो सकते हैं और ये कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं है, कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा अमल होगा या कोई वजह हो कि कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें मुदाखलत करे। कारी साहब, आप समेत ऑपोजिशन के दीगर अकाबरी नेशनल डायलॉग की बात करते रहे, तो क्या नेशनल डायलॉग वाले अपने मौके पर अभी भी कायम है या उसमें भी कुछ बदलाव आया है? देखिए, नेशनल डायलॉग का हमारे दौर में भी ये बात हुई, अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी इससे बात की है और ये बात छिड़ी है, लेकिन हम तो डायलॉग से कभी भागते ही नहीं थे। जिस डायलॉग का आप जिक्र फरमा रहे हैं नेशनल डायलॉग का, वो तो डायलॉग बिटवीन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है।
तो जो सियासी इदारा है, पार्लियामान है, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? मौजूदा हुकूमत, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे। हम तो कह रहे हैं कि अवाम के आजादाना चुनाव के नतीजे में जो अवामी राय के तहत बने हुकूमत, तो वो पार्लियामान को, वो अवाम की दिल को रिप्रेजेंट करे, और वो फिर अगर मुनासिब समझेगी तो बाकी इदारों के साथ बैठ के उससे बात की जा सकती होगी। अभी तो ये तो रिप्रेजेंट नहीं करते, इनको तो हम नहीं मानते, इनसे तो हम जान छुड़ाने के लिए निकले। कायर साहब, माजी की सियासी जो है तहरीकों के अंदर भी हमने देखा है कि ऑब्वियसली तमाम तर डिमांड्स तो फुलफिल नहीं होती, कि कुछ डिमांड्स ऐसी होती है जो ऑपोजिशन ने भी मुकर्रर की होती है कि अगर ये हमारी फुलफिल हो जाती है तो हम अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। क्या इमरान खान साहब जो है वो वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो जाए, ये डिमांड पूरी होने पर पीडीएम की ये तहरीक रुकेगी, या फिर हुकूमत को घर भेजेंगे? मतलब थ्रेशहोल्ड क्या है आपकी इस तहरीक का बिलाखिर? इमरान खान साहब इस्तीफा दे देते हैं, हुकूमत नया इलेक्शन की तरफ जाती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके, और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं, तो किसको इससे आगे जाने का शौक है? किसको एहतजाज करने का शौक है? हम तो यही कह रहे हैं ना, नंबर 1 कि ये हुकूमत जो है जाए, फेयर एंड फ्री इंतखाबात हो, इदारा जाती मदाखलत बंद हो, और इदारों का सियासत के अंदर या मदाखलत के अमल जो है वो आइन के साथ चले। यही हमारा मुतालबा है। अगर इससे कोई राजी होता है, या खान साहब अगर मुसाफी होके इस कौम को किसी जंजाल में डालने की बजाय ये फैसला कर लेते हैं, तो यकीनन ये मामले सारे कूल डाउन हो जाएंगे। कायर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस सारे प्रोसेस के अंदर आपकी नजर में कौन जामिन का रोल प्ले कर सकता है या बेहतर मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है? देखिए, मैंने गुजारिश की कि मेरी दानिश में मीडिएशन का वक्त इमरान खान साहब ने खुद निकाल दिया है, और इमरान खान की गवर्नमेंट कोई अवामी हुकूमत नहीं है, जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये वोटिंग के जरिए जरूर आई है, वो वोट भी कैसे थे उसको छोड़िए, ये वोटों के जरिए जरूर आई है, लेकिन ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है। फाशिज्म में मजाक नहीं, वो मजाक होते हैं, और फाशिज्म में अपने मुखालफ को दुश्मन बल्कि मुल्क दुश्मन साबित किया जाता है, इदारों को इस्तेमाल करके उसको क्रश किया जाता है, उसका इमेज बर्बाद किया जाता है। वहाँ डायलॉग नहीं किए जाते, डायलॉग तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो खान साहब इस पे बिलीव नहीं करते। हाँ, ये फीलर उन्होंने जरूर छोड़ा होगा, लेकिन मैंने गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी कभी भी गैर जमहूरी, गैर आईनी रवैये इख्तियार नहीं करती। ये तो खान साहब ने खुद मजबूर करके हालात को लेके आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मुंतखब अफराद के निज़ाम हुकूमत चलाने पर सवाल उठाए थे। अदालत ने आईन पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा था कि अवामी नुमाइंदे ही हुकूमती मामला चला सकते हैं, लेकिन वजारत कानून के मशवरे से आज वजीर आजम ने आइन के आर्टिकल 91 का सहारा लेते हुए हफीज शेख को वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया है। अब हफीज शेख को इन 6 माह के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर मुंतखब होना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में वो ओहदा छोड़ने के पाबंद होंगे। इस तकर्री के फौरी बाद वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ सिंध को खुसूसी टास्क दे दिया है कि वो हफीज शेख को सिंध से सेनेटर बनवाएं। यकीनन मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात में अब्दुल हफीज शेख की कामयाबी के इम्कानात हैं, मगर सवाल पैदा होता है कि एक जमहूरी मुल्क मुंतखब पार्लियामान की मौजूदगी में जो मुल्क ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जा रहा है, हुकूमती निज़ाम टेक्नोक्रेट्स के बगैर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। वजीर आजम खुद पार्लियामान को बेतौकीर क्यों कर रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ में कोई इतना काबिल फर्द नहीं है जो हुकूमती निज़ाम में वजीर आजम की मुआवनत कर सके? वजीर आजम ने तो कौम को यकीन दिलाया था कि उनके पास बेहतरीन टीम है, लेकिन गुज़श्ता 2.5 सालों से उनकी बेहतरीन टीम सामने नहीं आ सकी है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कौन किससे मुलाकात कर रहा है। इस सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। हुकूमत ऑपोजिशन और ऑपोजिशन इस वक्त हुकूमत से मुज़ाकरात के तमाम तर इम्कानात को मुस्तरद कर रही है। क्या पीडीएम तमाम तर कश्तियां जलाकर इस्लामाबाद की जानिब रुख करना चाहती है? आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम की यह तहरीक क्या रुख इख्तियार करेगी? इस वक्त कौन ज्यादा मजबूत है? क्या हुकूमत को ज्यादा तकवीयत मिली है या पीडीएम की मूवमेंट ज्यादा मजबूत हुई है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि एक तरफ ऑपोजिशन का बयानिया है कि अब हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है जो नहीं देंगे, दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हर किस्म के मामलात पर बात हो सकती है सिवाय एनआरओ के। सर, किसके बयानिए में कितनी जान है? किसका बयानिया कितना स्ट्रांग है आपकी नजर में? ऑपोजिशन की जो क्यादत है वो ये नहीं कह रही कि हमने किसी सियासी क़ुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करने, वो कह रहे हैं हमने किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करने, ख्वाह सियासी हो या गैर सियासी हो, हमने लॉन्ग मार्च करना है। जो भी होगा वो लॉन्ग मार्च के बाद होगा।
बात खत्म होगी। तो सर अगर मामला सर मुज़ाकरात की मेज़ पर हल नहीं होंगे तो फिर आपको सूरत हाल इंतशार की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मीर साहब? नहीं, देखिए ना, तो मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें कर ली है ना। देखिए ना, मैंने कल भी आज भी मैंने अपोजिशन की जो तमाम अहम शख्सियात हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे बात की है। वो सारे कहते हैं भी हमने सबसे बात करके देख लिया है, ठीक है। हमने जब भी नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी मुफाद के नाम पर, कौमी सलामती के नाम पर हम कहीं पर भी किसी के साथ बैठे हैं तो हमने ताउन भी किया है, सब कुछ किया है। तो उसमें हमेशा यही होता है कि फिर हमारे पे और मुकदमे हो जाते हैं। हमारे साथ इमरान खान साहब हमारे खिलाफ और सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये एनआरओ मांगने आए हैं। तो अब हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमने किसी से बात नहीं करनी। जो FATF में अपोजिशन ने जो हुकूमत के साथ जो ताउन किया था, वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया था ना, वो तो किसी और के साथ ताउन किया था। तो अब अगर अपोजिशन कह रही है कि भाई हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, तो आप और मैं क्यों अपोजिशन को फोर्स कर रहे हैं? सर लेकिन बात ये है कि जब मुज़ाकरात नहीं करने तो हम गैर सियासी कुतों से मुज़ाकरात करना, वो कह रहे हैं हमने किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करने। सर वफाकी वज़रा की तरफ से राय आई, खुद इमरान खान साहब ने कहा कि नेशनल डायलॉग हो सकता है। कुछ अकाबरीन ऑपोजिशन के कहते रहे कि नेशनल डायलॉग वक्त का तकाजा है, होना चाहिए। तो सब आपको नहीं लगता सर कि फिर नेशनल डायलॉग या फिर कोई इमरानी मुआहदा, फवाद चौधरी साहब जैसे वज़रा भी कहते रहे हैं, उसकी बड़ी ज़रूरत है फिर मुल्क को? ये उनकी राय है। इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करती। वो कहती है जी कि इस वक्त नेशनल डायलॉग के नाम पर अब हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है, हमने इनको एनआरओ नहीं देना। तो आमिर मीर साहब, मैं बड़ा सादा सा सवाल रखता हूँ, रिफ्रेज करता हूँ। ये लॉन्ग मार्च करके ऑपोजिशन को क्या मिलेगा सर? आउटकम क्या होगा? वही मिलेगा जो ऑपोजिशन को 1992 में मिला था। कुछ लोगों के इस्तीफे आ गए थे, उस वक्त भी जो इस्तीफे आए थे लॉन्ग मार्च के नतीजे में आए थे ना। तो अभी भी उनकी एक कोशिश है, हो सकता है उनकी कोशिश कामयाब हो जाए, हो सकता है उनकी कोशिश नाकाम हो जाए। तो आप इंतजार कर लें, उनको वो जो करना चाहते हैं कर लें। अच्छा सर, पहली दफा तो नहीं कर रहे, पहले भी हुआ है। लेकिन लगता ये है कि इस वक्त मीडिया जो है वो उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और वो कहता है ऑपोजिशन को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी करो मुज़ाकरात। तुम, वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। नहीं, आप मुज़ाकरात करें। अच्छा वी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि कुछ लोग मुलाकातें कर रहे हैं, यानी वहाँ से पैगामात आ रहे हैं, हुकूमती लोग हैं। आज शिबली फराज साहब ने कहा कि नहीं ऑपोजिशन के MNAs और MPAs हमसे मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्ती हमसे इस्तीफे लेना चाहते हैं। तो ये सब आप बताइए कि कौन किससे मिल रहा है और कौन सच बोल रहा है इस मामले में? देखिए ना, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक तरफ शिबली फराज साहब कह रहे हैं जी कि हमने कोई ताउन के लिए या किया ऑपोजिशन से, यही कहा ना उन्होंने। जी यही कहा ना। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, सारी दुनिया ने पढ़ा है, सुबह उन्होंने ट्वीट किया है कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। एक वफाकी वजीर जो है वो ट्वीट करके अलिल ऐलान खुल्लम खुल्ला ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। दूसरा वजीर कहता है कि हमने तो कोई राब्ता ही नहीं किया। तो आप खुद ही सोच लें कि काबीना ये एक पेश में नहीं है। आप सही कह रहे हो। और सर काबीना के अंदर कुछ रद्द-बदल भी हुए हैं। आज खासतौर पे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब को अब वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है सर? इसके पीछे हिकमत अमली कोई नहीं है। वो कुछ साल पहले मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब भी बैठे हुए थे और इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि शेख रशीद तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना चपरासी रखूं। तो वो बिल्कुल सही कहा था इमरान साहब ने। उन्होंने उसको चपरासी की बजाय वजीर दाखिला रख लिया। तो वक्त की बात है। तो जिस शेख को इमरान खान साहब अपना चपरासी नहीं रखना चाह रहे तो उसको उन्होंने वजीर दाखिला बना लिया। दूसरा इसका पहलू ये है कि पूरी तहरीक में एक भी आदमी इस काबिल नहीं है कि जो वजीर दाखिला बन सके। तो ये तो अब तहरीक इंसाफ वालों को सोचना चाहिए ना, जो सीनियर गुजरा है तहरीक इंसाफ के, उनको सोचना चाहिए कि वो इस काबिल क्यों नहीं है। वो शेख रशीद साहब में ऐसी कौन सी क्वालिटी है तहरीक इंसाफ के गुजरा में नहीं है या इमरान खान के पुराने साथियों में नहीं है। तो शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाना जो है ये इमरान खान साहब की, आप कह सकते हैं कि बड़ी अमली है, बड़ी सियासत है। लेकिन मैंने तो आज शाम को जितने भी पीछे से बात की है तो वो यही कहते हैं कि ये तो वज़ीर आज़म ने अपनी ही पार्टी पर अदम एतमाद कर दिया। लेकिन मेरे साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी तो कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला अजीब लीडर होता है। तो हो सकता है कि ये उन्होंने एक और यू टर्न लिया हो। तो आपको लगता है कि ये जो यू टर्न खान साहब ने लिया है ये कुछ दानिशमंदाना यू टर्न है या हिकमत से भरपूर यू टर्न लिया खान साहब ने अब की बार? खान साहब जो है वो अपनी मर्जी के मालिक है। उन्होंने थोड़े दिन पहले ट्विटर पर अपने तमाम पुराने साथियों को, तमाम साथी गुजरा को सब फॉलो कर दिया और उन सब को अनफॉलो करने के बाद उन्होंने शेख रशीद को वजीर दाखिला बना दिया। तो वो इस मुल्क के वजीर आजम है, वो कुछ समझते होंगे, उनको शेख रशीद में कोई ऐसी चीज नजर आई होगी
कि जो किसी और में उनको नजर नहीं आ रही है उनको कि अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं हो रही, इसमें लॉन्ग मार्च करना ही करना है, इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना ही आना है, तो शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना के तो वो शायद चाहते हैं कि शेख रशीद के जरिए ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च नाकाम बनाया जाए। अमीर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, खान साहब के ये फैसले ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन खलीज में इजाफा करेंगे या फिर करीब लाने में मददगार साबित होंगे? यार आप क्यों कोशिश करते हैं बार बार कि मैं आपको ये कह दूं कि जी ऑपोजिशन जो है उसको करीब आना चाहिए हुकूमत के। ये मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमें अपनी ख्वाहिश किसी को मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन जो है बार बार कह रही है कि हमने बड़े मुज़ाकरात कर लिए, हमने बहुत कानून साजी के साथ ताउन कर लिया, अब हमने इनके साथ ना मुज़ाकरात करने हैं ना इनके साथ कानून साजी करनी है। तो इसलिए तो अब इमरान खान ने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया ना, तो शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाने का साफ साफ मतलब ये है कि अब जो ऑपोजिशन में जो एक दो लोग अंदर बंद कमरों में कहते थे नहीं नहीं कर लो मुज़ाकरात कर लो, अब वो भी ये नहीं करेंगे। अब 100% ऑपोजिशन की आज के बाद राय ये होगी कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या ज़ाती हमलों और इल्ज़ामात पर मांगी गई माफ़ी कबूल हो जाएगी। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने अनिल मुसर्रत से बरतानवी अदालत में गैर मशरूत माफी मांग ली है। रेहाम खान ने 6 दिसंबर को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने अनिल मुसर्रत पर होटल रूजवेल्ट खरीदने से मुतालिक इल्जाम आयद किया था। अब रेहाम खान ने माफीनामे में कहा है कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अनिल मुसर्रत से मुतालिक गैर मौजू तबसरे किए, लेकिन अब उन्होंने वो वीडियो अपने चैनल से हटा दिए और वो अपने अल्फाज वापस लेती है। दूसरी जानिब अनिल मुसर्रत ने कहा है कि वो रेहाम खान की जानिब से माफी कबूल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका रूजवेल्ट होटल की खरीदो फरोख्त से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि इमरान खान से उनकी दोस्ती का उनके किसी बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। रेहाम खान ने बरतानवी अदालत में माफीनामा जमा करा दिया है। उन्होंने अनिल मुसर्रत से माफी भी मांग ली है, लेकिन उनके इस इकदाम के बाद पाकिस्तान में साइबर कवानीन और उन पर दी जाने वाली सजाओं पर कई सवालात खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए रोज सियासतदानों से लेकर आम आदमी तक, सरकारी मुलाजमीन से लेकर घरेलू मुलाजमीन तक सभी की किरदार कुशी की जाती है। इल्जामात आयद किए जाते हैं। यूट्यूब चैनल्स पर झूठा और बेबुनियाद मवाद शेयर किया जाता है। मुकाबले की दौड़ में खबर की तहकीक का रुझान तक नहीं है। सिर्फ 2 से 3 जुमले एक आम आदमी की जिंदगी तबाह कर देते हैं। डिफेमेशन होती है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है, कभी माफी नहीं मांगी जाती है। यहां तक कि अगर FIA से मदद मांगी जाए तो आम फर्द को इंसाफ के हुसूल में कई माह है। मुतादिद बार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से गुफ्तगू की गई है, लेकिन कानून साजी को आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी करार दिया गया। यकीनन सोशल मीडिया को रेगुलेट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि शुतर में बुहार की तरह सोशल मीडिया को छोड़ देना माशरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस वक्त खबरों के हुसूल के लिए अवाम TV और अखबारात पर एतमाद करते हैं। इसकी बुनियादी वजह मीडिया हाउसेज में किसी भी खबर की तस्दीक के मुख्तलिफ फॉरम्स हैं। कोई भी खबर नशर और शाया होने से कबल कई मराहिल से गुजरती है, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं और किसी भी मरहले पर मुबहिम और गलत दिखाई देने वाली खबर को अशात और नशर करने से रोक लिया जाता है। इस वक्त हुकूमत और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया पर भरोसा करने की बजाय रिवायती मीडिया पर इन्हिसार करे, क्योंकि मुस्तनद मालूमात का जरिया आज भी रिवायती मीडिया ही है। ये तो था आज का दास्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।